आह! नज़ीर दहाड़ने लगा और उसके शरीर से एक भयानक क्यूई फैल गई और रुद्रसेन को उड़ते हुए भेज दिया गया। वाह! रुद्रसेन ने खून से भरा मुंह गल दिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। हालांकि सुहानी ने मौके का फायदा उठाया और नज़ीर के सिर पर हथेली से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमला करने के बाद सुहानी की चोटें स्पष्ट रूप से बढ़ गईं और वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक और खून थूक दिया। मेरी मदद के लिए धन्यवाद। सुहानी ने रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन ने उठने के लिए संघर्ष किया और कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैंने मंदिर में प्रवेश किया तो ये आपके लिए नहीं था, मैं उसके द्वारा मार दिया गया होता। मैं इस व्यक्ति को 3 साल से जानती हूँ और मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे कुछ खजाने के लिए मार डालेगा। सुहानी ने आह भरी। उसने रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, "अ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी चोटें बदतर और बदतर होती जा रही हैं। हम अब यहाँ नहीं रह सकते।" रुद्रसेन ने सिर हिलाया और सुहानी को उठाने में मदद की। सुहानी ने नज़ीर की इंटरस्पेशल रिंग ले ली और इससे रुद्रसेन को देने का इरादा नहीं था। रुद्रसेन उदास महसूस किए बिना नहीं रह सका। किसी भी मामले में उन्हें इसे 50-50 विभाजित करना चाहिए था, है ना? लेकिन एक नीच व्यक्ति के शब्दों में ज़्यादा वजन नहीं था। भले ही सुहानी आधा मरा हुआ लग रहा था, अगर उसने वास्तव में उसकी चीज़ें चुराने की कोशिश की, तो उसके पास निश्चित रूप से उसकी जान लेने का एक तरीका होगा। हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते। चलो चलते हैं, सुहानी ने कहा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, रुद्रसेन ने कहा। सुहानी शर्मा गई और सिर हिलाया, लेकिन उसी समय बाहर से एक तेज और कान छेद देने वाली चीख आई। दानव क्यूई की अंतहीन मात्रा लुढ़क रही थी और एक विशाल दानवीय शास बाहर निकल रही थी। अच्छा नहीं, ये पूर्वज यादव द्वारा परिष्कृत एक दानवीय शास है। जल्दी करो और अपने कान बंद करो। सुहानी का चेहरा पीला पड़ गया। रुद्रसेन ने जल्दी से प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी मंत्र का उपयोग किया और प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी मंत्र की ताकत से अपने कानों को सील कर दिया। आसुरी मार्ग विशेषज्ञों के साधन अद्भुत थे। उनके सामने दानवीय शाह सिर्फ एक लाश थी, लेकिन वो अपने आप आगे बढ़ सकती थी और सुहानी का ठिकाना पता लगा सकती थी। दानवीय शाह दहाड़ने लगी और माउंटेन गॉड टेम्पल में घुस गई। सुहानी, जो मूल रूप से कमजोर थी, जल्दी से अपनी हथेली पर रन के साथ दानवीय शाह की ओर बढ़ी। भड़ाम! तेज आवाज के साथ सुहानी और दानवे शास जमकर टकरा गए। सुहानी को उड़ा दिया गया और खून की उल्टी हो गई। वो जमीन पर गिर गई और अब हिल नहीं सकती थी। यह अननोन था कि वो मर गई थी या जीवित थी। दानवे शास को भी उड़ा दिया गया। सुहानी के घने रन दानवे शास के शरीर में विलीन हो गए। इस समय सुहानी की कमजोर आवाज सुनाई दी। दानवीय शास की दानवी रक्त शक्ति को मेरे द्वारा सील कर दिया गया है। अब उसके पास केवल अपने भौतिक शरीर की शक्ति है। जल्दी करो और इसे मार डालो। एक बार जब ये मेरी सील तोड़ देगा तो हम मर जाएंगे। रुद्रसेन का दिल कांप उठा। ब्लैक ड्रैगन तलवार पकड़कर वो माउंटेन गॉड टेम्पल से बाहर निकला और दानवीय शास पर वार कर दिया। दहाड़! राक्षसी लाश ने अपने नुकीले पंजों से रुद्रसेन पर दहाड़ लगाई और पंजे मार दिए। झंझनाना, झंझनाना, झंझनाना। रुद्रसेन की ब्लैक ड्रैगन तलवार और राक्षसी लाश के पंजे जमकर टकराए। झंझनाना, झंझनाना। रुद्रसेन चौंक गए। ब्लैक ड्रैगन तलवार को दिव्य तलवार चार्ट में 72वें स्थान पर रखा गया था। यह अजेय था। यह शक्तिशाली आत्मा हथियारों के माध्यम से भी काट सकता था। हालांकि यह राक्षसी लाश के पंजों को नहीं काट सका। इससे यह देखा जा सकता था कि राक्षसी लाश के पंजे कितने सख्त थे। रुद्रसेन की कलाई हिल गई और उसके हाथ में लंबी तलवार तेजी से राक्षसी लाश की छाती की ओर वार कर दी। झनझनाना। यह तलवार राक्षसी लाश के शरीर को छेद नहीं सकी। अजय्य! रुद्रसेन चौंक गए। डार्क नेदर ऑफ पूर्वज ने इस राक्षसी लाश को परिष्कृत करने के लिए कुछ अज्ञात विधि का उपयोग किया था। यह थोड़ा ज्यादा मजबूत था। दहाड़! राक्षसी लाश दहाड़ने लगी और फिर से झपट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि राक्षसी लाश में बुद्धि है और वह पहले रुद्रसेन से छुटकारा पाना चाहती है। राक्षसी लाश का हमला बेहद भयानक था। रुद्रसेन के पास बार बार चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसकी ब्लैक ड्रैगन तलवार राक्षसी लाश की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थी। इससे रुद्रसेन काफी उदास हो गए। राक्षसी लाश के पंजे में लाश का जहर था।
एक बार जब वह पंजे में फंस गया तो रुद्रसेन को जहर देकर मार डाला जाता। रुद्रसेन का चेहरा गहरा और गहरा होता गया। राक्षसी लाश के साथ युद्ध में रुद्रसेन की ताकत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि उसने कई बार हमला किया था। हालांकि राक्षसी लाशें अलग थीं। जितना वह अधिक लड़ते गए उतना ही वो बहादुर होते गए। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, दोनों पक्षों के बीच असमानता धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से हार जाएंगे। रुद्रसेन इस बारे में बहुत स्पष्ट थे और इसी बात को लेकर वो चिंतित भी थे। चिल्लाओ! राक्षसी लाश ने एक तेजी और कान छीनने वाली चीख निकाली और अचानक तेज हो गई। सनसनाहट! एक बात की छवि की तरह यह बिना किसी निशान के गायब हो गया और अगले ही पल वह रुद्रसेन के पीछे दिखाई दिया। उसके नुकीले पंजे सीधे रुद्रसेन की पीठ पर खरोच रहे थे। तेजी से। राक्षसी लाश बस इतनी तेज थी। सुहानी ने घबराकर चिल्लाई, तुम्हारे पीछे! रुद्रसेन सहज रूप से बाईं तरफ चले गए। राक्षसी लाश के भयानक हमले ने रुद्रसेन के शरीर को लगभग छू लिया जब वो उस पर पंजा मार रहा था। कितना खतरनाक! रुद्रसेन भी चकित थे और ठंडे पसीने से लथपथ थे। लड़के, इस राक्षसी लाश से निपटने के लिए ब्लैक ड्रैगन तलवार पर अपना खून पोत दो। फायर किलिन ने अपनी आवाज रुद्रसेन को दी। क्या ये काम करेगा? रुद्रसेन हैरान था। आम लोगों का खून बेकार है, लेकिन आपने प्राचीन ड्रैकोफेंट मंत्र की खेती की है। प्राचीन ड्रैकोफेंट मंत्र प्राचीन काल में सबसे मजबूत काश्तकार प्राचीन ड्रैकोफेंट इंटेंटेशन द्वारा बनाया गया था। जब आपने प्राचीन ड्रैकोफेंट मंत्र की खेती शुरू की, तो प्राचीन ड्रैकोफेंट मंत्र ने आपके शरीर को बदलना शुरू कर दिया। तुम्हारे शरीर में साधारण लोगों का लहू दिव्य रक्त में बदल गया था। फायर किलन ने अपनी आवाज प्रसारित की। रुद्रसेन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी बाईं हथेली काटने के लिए ब्लैक ड्रैगन तलवार का इस्तेमाल किया। खून ने तलवार को लाल रंग में रंग दिया। सनसनाहट! राक्षसी लाश ने फिर से हमला किया। उसके अतुलनीय नुकीले पंजे फिर से रुद्रसेन पर टूट पड़े। रुद्रसेन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। ब्लैक ड्रैगन तलवार के उसके खून से रंग जाने के बाद तलवार पर तावीज विकृत होने लगे, जैसे कि वो जीवन में आने वाला हो। रुद्रसेन चकित थे। ब्लैक ड्रैगन तलवार एक शक्तिशाली खजाना था। इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। ऐसा लग रहा था कि उसके खून ने ब्लैक ड्रैगन तलवार की शक्ति को सक्रिय कर दिया है। जब राक्षसी लाश फिर से रुद्रसेन की ओर दौड़ी, तो रुद्रसेन ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। बूम! रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार लहराई। ब्लैक ड्रैगन तलवार पर ताबीज और भी अधिक देदीप्यमान हो गए, क्योंकि यह रुद्रसेन के दिव्य रक्त से प्रेरित था। एक काला ड्रैगन वास्तव में प्रकट हुआ था। यह ब्लैक ड्रैगन तलवार है। सुहानी ने बहुत सी चीजें देखी थीं। उसने रुद्रसेन के हाथ में तलवार को पहचान लिया। विकर्णात्मक! रुद्रसेन की तलवार हवा में घुस गई और एक फटने की आवाज हवा में फैल गई। इस बार रुद्रसेन की तलवार ने अविनाशी राक्षसी लाश का सिर काट दिया। राक्षसी लाश जमीन पर गिर गई और मर गई। कितनी शक्तिशाली ब्लैक ड्रैगन तलवार! रुद्रसेन ने सुहानी को गले लगाया और आराम करने के लिए एक छिपी हुई गुफा में छिप गए। उनके जाने के कुछ ही समय बाद पूर्वज यादव, देवलोकपाल और दाव मास्टर कामयोगी पहुंचे। उसकी मृत शव को देखकर पूर्वज यादव धाड़ उठे। जिस राक्षस शव को मैंने कठिन परिश्रम से परिष्कृत किया था, उसे नष्ट कर दिया गया। धिक्कार है, धिक्कार है! दाव मास्टर कामयोगी ने जल्दी से नजीर का शव माउंटेन गॉड टेम्पल में पाया। उन्होंने कहा, नजीर यही मर गया। मुझे पता था कि जब उसने सुहानी को बचाया तो उसके इरादे अच्छे नहीं थे। अब जबकि वो मर चुका है तो सुहानी की चोटें और बढ़ गई होंगी। पीछा करो! वे तीनों माउंटेन गॉड टेम्पल से बाहर निकले और रुद्रसेन और सुहानी का पीछा किया। 3 दिन बाद सुहानी की चोटें ज्यादातर ठीक हो गई थीं। रुद्रसेन, मैं जंगली जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। इस परी पत्थर को ले लो। अगर आपको भविष्य में किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे खोजने के लिए फेरी पवेलियन आ सकते हैं। सुहानी ने रुद्रसेन को एक बैंगनी पत्थर दिया। बैंगनी पत्थर को एक वर्ग में व्यवस्थित किया गया था। सामने की तरफ फेरी पवेलियन शब्द थे और पीछे सुहानी शब्द थे। यह संप्रदाय में सुहानी का उपहार होना चाहिए। रुद्रसेन को नहीं पता था कि फेरी पवेलियन किस तरह की शक्ति है, लेकिन क्योंकि सुहानी इतनी मजबूत थी, इसलिए फेरी पवेलियन भी असाधारण होना चाहिए। उसने स्मृति चिन्ह को दूर रख दिया और कहा, मैं ऐसे अभी के लिए ले लूंगा। परी,
आपकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए आपको सड़क पर सावधान रहना चाहिए। सुहानी ने कहा, तुम भी सावधान रहो, हम किसी दिन फिर मिलेंगे। सुहानी नहीं रुकी और जल्दी से चली गई। रुद्रसेन शाही राजधानी की ओर बढ़ते रहे। रात हो गई, आकाश अभी भी उदास था। कोई चांद या तारे नहीं थे। प्राचीन और उजाड़ जंगल एक घातक सन्नाटे और अंधेरे में गिर गया। रुद्रसेन एक बड़े पेड़ की शाखा पर विश्राम कर रहे थे। फायर किलिन कुछ ही दूरी पर एक चिकनी चट्टान पर आराम कर रहा था। रात गहरी और गहरी होती जा रही थी। गरज! अचानक एक धरती हिलाने वाली दहाड़ रात के आकाश को फाड़ती बादलों के माध्यम से गूंज उठी। फिर एक दिव्य ज्वाला का गोला आकाश में उड़ गया। आग की लपटों के मध्य में एक भयानक जानवर खड़ा था। इसकी क्रूर शक्ति 1 लाख किलोमीटर तक फैली हुई थी। रुद्रसेन जाग गया। उसने दूर से देखा और कहा, जानवर सम्राट काल व्याघ्र को उन विशेषज्ञों ने नहीं मारा था? जानवर सम्राट काल व्याघ्र असीम दिव्य ज्वालाओं में घिरा हुआ था जब वो प्राचीन जंगल के ऊपर तेजी से उड़ रहा था। ये एक के बाद एक पहाड़ को चकनाचूर करता हुआ दहाड़ रहा था। ये जानवर सम्राट बहुत भयानक था। भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी रुद्रसेन इसके घुटन भरे दबाव को महसूस कर सकते थे। ये रात बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं थी। पशु सम्राट काल व्याघ्र पूरी रात दहाड़ता रहा। जंगल में सन्नाटा था। इस समय किसी भी क्रूर जानवर ने प्रकट होने की हिम्मत नहीं की। ये घायल है, ये घातक चोट होनी चाहिए। रुद्रसेन अंधेरे में छिप गए और पशु सम्राट काल व्याघ्र की चोटों को देखा। पशु सम्राट की छाती में एक खूनी छेद था। स्पष्ट रूप से ये उन काश्तकारों द्वारा घायल किया गया था जब वो प्राचीन कृषक की गुफा की रखवाली कर रहा था। फायर किलिन ने सिर हिलाया और कहा, ये इसीलिए है क्योंकि उसे इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि 20 सम्राट कालव्याघ्र इतना बेचैन हो गया। उसे खतरे का आभास हुआ। क्या आप उन शक्तिशाली काश्तकारों के बारे में बात कर रहे हैं? रुद्रसेन ने पूछा। ये सिर्फ शक्तिशाली किसान नहीं है। जानवर सम्राट कालव्याघ्र की स्रोत ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। वे किसान जिन्होंने पहले जानवर सम्राट कालव्याघ्र को घेर लिया था, वे शायद आ जाएंगे। इसके अलावा जंगल में कुछ जानवर राजा शायद खुद को वापस रखने में असमर्थ होंगे और आगे विकसित होने के लिए जानवर सम्राट कालव्याघ्र की स्रोत ऊर्जा को निगलना चाहेंगे। फायर किलिन ने कहा। ठीक है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। रुद्रसेन ने इस जगह को नहीं छोड़ा। उसने यहां छुपने और इस धरती को बिखरने वाली लड़ाई देखने की योजना बनाई। एक दिन बाद 5 शक्तिशाली कृषक दिखाई दिए। पूर्वज यादव, मारुओ का लोह, दाव मास्टर कामयोगी। ये तीनों सुहानी का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी। उनका लक्ष्य जानवर सम्राट कालव्याघ्र था। अन्य 2 शायद सहयोगी थे। उनमें से एक छड़ी की तरह पतला था। दूसरे व्यक्ति की केवल एक आंख थी। उसकी दूसरी आंख अंधी थी, लेकिन इसने उसकी शक्तिशाली शक्ति को प्रभावित नहीं किया। 5 विशेषज्ञ सामने आ गए थे। 5 विशेषज्ञों के प्रकट होने के कुछ समय बाद ही एक और शक्तिशाली अस्तित्व आया। दूर से एक धरती हिलाने वाली दहाड़ आई और एक क्रूर जानवर तेज गति से उड़ गया। ये एक विशाल बाघ था जिसके शरीर पर बर्फ सफेद और बैंगनी रंग के पैटर्न थे। ये 15 से 16 मीटर लंबा और 12 से 13 मीटर लंबा था। उसका शरीर नुकीले कांटों से ढका हुआ था और उसकी पूंछ अजगर की पूंछ थी। इसमें विशाल नुकीले दांतों की एक जोड़ी भी थी। स्वर्ग खा जाने वाला बाघ? रुद्रसेन हाँफने लगा। ये वास्तव में स्वर्ग को भक्षण करने वाला बाघ था। रुद्रसेन ने क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज में स्वर्ग को भक्षण करने वाले बाघ के रिकॉर्ड्स देखे थे। स्वर्ग को भक्षण करने वाला बाघ एक प्रागैतिहासिक जानवर का वंशज था। इसकी वंशावली बेहद शक्तिशाली थी और अफवाह थी कि प्राचीन काल में स्वर्ग को भक्षण करने वाला बाघ एक देवता को मौत के घाट उतार सकता था। इससे देखा जा सकता था कि स्वर्ग को भक्षण करने वाला बाघ कितना भयानक था। चीख! दूसरी दिशा से एक तेज चीख आई। एक विशाल प्राणी उड़ गया। यह एक क्रूर पक्षी था। इसका पूरा शरीर सुनहरा था और इसके पंख 50 से 60 मीटर लंबे थे। इसके 2 सिर थे। बायां सिर शेर का सिर था और दाहिना सिर बाघ का सिर था। यह एक विंग टाइगर लायन बीस्ट था। यह भी एक प्रागैतिहासिक जानवर था। एक और आ रहा है। रुद्रसेन चौंक गए। भाग्य से वो अभी बाहर नहीं निकला था, नहीं तो वो इन दोनों जानवरों से टकरा जाता। हुश! दूर में राक्षसी प्रकाश आकाश में उड़ गया। तीसरा भयानक अस्तित्व आया। ये एक प्राचीन दैनव देवता की तरह 3 सिर और 6 भुजाओं वाला मानवीय वानर था। 3 सिर और 6 भुजाओं वाला मानवीय वानर? रंबल! अचानक पहाड़ हिल गया और जमीन हिल गई। दूर की जमीन फट गई और फिर एक जानवर जमीन से बाहर निकला।
ये एक विशाल बिच्छू था जो 100 मीटर लंबा था। इसकी लंबी बिच्छू की पूंछ 300 मीटर से अधिक लंबी थी। ये सबसे तेज ब्लेड की तरह था जो एक पल में किसी भी बचाव में प्रवेश कर सकता था। प्राचीन दानव बिच्छू। रुद्रसेन हाँफने लगा। ये चौथा भयानक प्राणी था जो प्रकट हुआ था। ये रुद्रसेन का पहली बार था जब उन्होंने प्राचीन दानव बिच्छू को देखा था। प्राचीन दानव बिच्छू बिच्छू कुल का राजा था। उसने इस प्राणी के बारे में पहले केवल सुना था। प्राचीन काल में प्राचीन दानव बिच्छू ने ड्रैगन्स का शिकार किया था। 5 मानव शक्तियां, 4 पशु राजा। ये सभी यहां पशु राजा कालव्याघ्र को मारने के लिए आए थे। एक असामान्य रूप से तीव्र लड़ाई छिड़ गई। आकाश में अंधेरा छा गया और सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया। जानवर राजा कालव्याघ्र को लगभग घातक चोटें आई थी, लेकिन ये अभी भी शक्तिशाली था। ये लड़ाई 3 दिन और 3 रातों तक चली। जमीन ढह गई और पहाड़ ढह गए। अंत में पशु राजा कालव्याघ्र अब और नहीं टिक सका। वो आसमान से गिरकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या ये मर चुका है? रुद्रसेन ने स्तब्ध होकर जमीन पर पड़े गतिहीन पशु राजा कालव्याघ्र को देखा। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांस कमजोर थी। ऐसा लग रहा था कि ये मौत के कगार पर है। 5 मानव शक्तियां और 4 पशु राजा, सभी जानवर राजा कालव्याघ्र की ओर दौड़ पड़े, इसके मूल स्रोत को छीनने का इरादा रखते हुए। छपक छपक। अचानक पशु राजा कालव्याघ्र ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी ठंडी निगाहें 4 पशु राजाओं पर बह गईं। तभी पशु राजा कालव्याघ्र अचानक फूट पड़ा। उसने अपने विशाल पंजे उठाए और उन्हें 5 मानव शक्तियों और 4 पशु राजाओं की ओर पटक दिया। बैंग! एक तेज आवाज ने आकाश को हिला दिया और 9 बिजली घरों को उड़ा दिया गया। कालव्याघ्र आकाश में खड़ा था, क्रूर और महमाशी लग रहा था। ये कहना पड़ा कि ये जानवर सम्राट वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। इससे पहले इसे मानव शक्तियों के दर्जनों लोगों ने घेर लिया था और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। अब इसे इतने लंबे समय तक 5 मानव विशेषज्ञों और 4 जानवर राजाओं ने घेर लिया था। हालांकि ये अभी भी इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम था। लानत है, ये बिना तेल के दीपक की तरह है, लेकिन ये अभी भी इतना मजबूत है। डार्क नीदर पूर्वज ने उदास अभिव्यक्ति के साथ गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। अन्य 4 मजबूत किसान भी उदास लग रहे थे। वे सभी घायल हो गए थे और कालव्याघ्र उनमें से कुछ लोगों को मारने में सक्षम हो सकता था। 4 बीस्ट किंग्स, हमें एकजुट होना होगा, अन्यथा ये कालव्यग्रन नहीं होगा जो मरेगा, ये हम होंगे, संत कामयोगी ने कहा। तुम इंसान बहुत चालाक हो। यदि आपने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया होता तो कालव्यग्र बहुत पहले ही मारा गया होता। एक जानवर राजा दहाड़ने लगा। पूर्वज यादव और अन्य चारों ने अपनी आंखें घुमाई। वो जानवर काफी बुद्धिमान था। आइए अपने सबसे मजबूत हमलों का उपयोग करें। कालव्यग्रह पर हमला करो, हमें इसे मारना होगा। देवलोकपाल चिल्लाया। ठीक है, कोई बात नहीं। 9 मजबूत काष्ठकार सहमत हो गए। कालव्यग्रह आग के लपटों से घिरे आकाश में खड़ा था। ये एक देवता की तरह लग रहा था जो राख से पुनर्जन्म ले चुका था। दहाड़! जानवर सम्राट कालव्यग्रह की दहाड़ ने पहाड़ों और नदियों को हिलाकर रख दिया जब उसने 5 विशेषज्ञों और 4 जानवर राजाओं पर हमला करने की पहल की। मर जाओ! 5 मजबूत काष्ठकार और 4 पशु राजा दहाड़ने लगे और कालव्यग्रह पशु सम्राट की ओर बढ़ गए। उन्हें कालव्यग्रह पशु सम्राट को तब मारना पड़ता जब वो अपने सबसे कमजोर स्तर पर था, अन्यथा कालव्यग्रह पशु सम्राट को मारना असंभव होगा। 5 मजबूत काष्ठकार और 4 बीस्ट किंग्स ये अच्छी तरह से जानते थे। बूम! आकाश में एक भयानक शॉकवेव फैल गई और एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। 5 मजबूत काष्ठकार और 4 जानवर राजा कालव्यग्रह पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। 2 पंखी वाले टाइगॉन के बाएं सिर ने गड़गड़ाहट की ऊर्जा उगली, जबकि उसके दाहिने सिर ने अनंत गड़गड़ाहट की ऊर्जा उगली। वे सभी जानवर सम्राट कालव्यग्रह पर लक्षित थे। आकाश को भक्षण करने वाला बाघ हवा में पंजे मार रहा था और 100 मीटर लंबा पंजा संघनित होकर कालव्यग्रह पर हमला कर दिया। प्राचीन दैनव बिच्छू की पूंछ ने हिंसक रूप से हिल गई। पूंछ के अंत में कांटे नीली रोशनी से चमक रहे थे। वे स्पष्ट रूप से जहरीले थे। इस पल जहरीली पूंछ कालव्यग्रह सम्राट की ओर बढ़ गई। जब तक ये कालव्यग्रह सम्राट के शरीर में घुसता रहेगा, तब तक जहर कालव्यग्रह सम्राट के शरीर में रिसता रहेगा। उस समय कालव्यग्रह सम्राट को जहर दे दिया जाता था। 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले दैनवी वानर ने भी एक शक्तिशाली हमला किया। असीम दैनवीय धुंध मंथन होकर 100 मीटर लंबे दैनवी वानर में संघनित हो गई। वो दहाड़ता है और क्योंकि 20 सम्राट पर झपट पड़ता है।
4 बीस्ट किंग्स ने अपनी ताकत दिखाई और उनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली हमले का प्रदर्शन किया, जिससे दुनिया ने अपना रंग खो दिया। दूसरी ओर 5 पावर हाउसेस ने भी अपनी शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं को उजागर किया। पूर्वज यादव पूर्वज और काल विग्रह को खा गए। पवित्र गुरु कामयोगी ने एक भयानक तलवार क्यू छोड़ा। 9 टॉप पावर हाउसेस जानवर सम्राट काल विग्रह को नष्ट करने जा रहे थे। काल विग्रह को खतरे का आभास हुआ और अनंत दैनवीय क्यू उसके शरीर से बाहर निकल गई। राक्षसी की ने आकाश को ढक लिया और राक्षसी की के भीतर एक विशाल क्रूर जानवर दिखाई दिया। क्रूर जानवर हजारों फीट लंबा था और बिल्कुल जानवर सम्राट कालव्याघ्र जैसा दिखता था। ये कालव्याघ्र की जन्मजात क्षमता है। कालव्याघ्र कीमती कला है। कोई आश्चर्य नहीं कि कालव्याघ्र इतना मजबूत है। उन्होंने वास्तव में कालव्याघ्र कबीले की जन्मजात क्षमता को जागृत किया। कितनी भयानक कालव्याघ्र कीमती कला है। पंखी टाइगर को देखकर रुद्रसेन दंग रह गए। आकाश पृथ्वी को सहारा देने वाले कालव्याघ्र जानवर ने अपने पंजे लहराए। घड़घड़ाना। एक तेज आवाज ने आसमान को हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ढहने वाला हो। उस हमले की शक्ति अकल्पनीय थी। बैंग 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 बैंग। कालव्याघ्र की भिड़ंत 5 मजबूत काष्ठकारों और 4 पशु राजाओं से हुई। 5 मजबूत काष्ठकारों और 4 बीस्ट किंग्स सभी को उड़ते हुए भेजा गया। उन्होंने कौर खून उगला और उनके शरीर फट गए। अंतर बहुत बड़ा था। चिल्लाना। 5 मजबूत काश्तकारों और 4 जानवर राजा अपनी बुद्धि से डर गए थे। उन्होंने लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की और वे दूर भाग गए। हालांकि कालव्याघ्र पहले ही उन पर बंद हो चुका था और वे बच नहीं सकते थे। विशाल पंजा फिर से नीचे पटक दिया। धमाका। दूसरे हमले के बाद 2 बीस्ट किंग्स और एक आंख वाले कल्टीवेटर के शरीर में विस्फोट हो गया। इसके बाद तीसरा हमला हुआ। धमाका। शेष 2 बीस्ट किंग्स भी मारे गए। इसे मौत तक लड़ो। कालव्याघ्र कर आक्रमण करते ही अंधेरे पाताल पूर्वज और अन्य लोगों की आंखें लाल हो गई। लेकिन इस समय पशु सम्राट कालव्याघ्र बहुत शक्तिशाली था। एक बार जब कालव्याघ्र ने अपनी कीमती तकनीक का इस्तेमाल किया तो कौन उसके खिलाफ संघर्ष कर सकता था। कालव्याघ्र ने चौथी बार आक्रमण किया और पतले कृषक और डाउ मास्टर कॉनकॉर्ड मारे गए। आह, अगर आप चाहते हैं कि हम मर जाएं, तो मैं आपको अपने साथ नीचे खींच लूंगा। डाक नीदरलैंड पूर्वज और मालूड़ा कालूड़ा दहाड़ने लगे। उन्होंने कालव्याघ्र के सामने आक्रमण किया और उनके शरीर फट गए। घड़घड़ाना। एक पृथ्वी बिखरने वाली शक्ति का विस्फोट हुआ क्योंकि उन दोनों ने आत्मविनाश किया। भयानक ऊर्जा बाहर निकल गई और जानवर सम्राट कालव्याघ्र को उड़ा दिया गया। कालव्याघ्र के शरीर का आधा हिस्सा फट गया था। वह जमीन पर गिर गया और बहुत देर तक उठ नहीं सका। 5 मजबूत कृषक और 4 जानवर राजा सभी मर चुके थे। ये वास्तव में बहुत भयानक है। रुद्रसेन चौंक गए। जानवर सम्राट कालव्याघ्र द्वारा प्रदर्शित शक्ति अकल्पनीय रूप से मजबूत थी। कालव्याघ्र को उठने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अगले दिन तक वह गरजता रहा और उसकी शाही आभा 3000 मील तक फैल गई। जंगल में खामोशी थी। किसी जानवर ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। हालांकि पशु सम्राट कालव्याघ्र की दहाड़ उदासी के निशान के साथ मिश्रित थी। इसके आधे शरीर को उड़ा दिया गया था। ये अब और नहीं रह सकता। फायर किलिन ने कहा। एक दिन बाद जानवर सम्राट कालव्याघ्र एक पहाड़ से टकराया और खुद को मलबे में दबा लिया। कालव्याघ्र की लाश खोदो। इसका पूरा शरीर खजानों से भरा हुआ है। फायर किलिन चिल्लाया। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और दौड़ा। जल्द ही रुद्रसेन ने कालव्याघ्र की लाश को खोद दिया। लाश देखकर रुद्रसेन मुस्कुरा पड़े। इतने सारे विशेषज्ञों ने कालव्याघ्र की लाश चुराने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसे इसका फायदा हुआ। कितना बड़ा भाग्य है। कालव्याघ्र का पूरा शरीर खजानों से भरा हुआ था, जिसमें रक्तसार, मूल ऊर्जा, हड्डियां आदि शामिल थीं। बहुमक शक्ति का पीछा करते समय इसका शरीर फट गया था। बहुमक एक कृषक द्वारा पकड़े गए बंदर की आत्मा से बनी एक मशीन है जो कृषकों को शक्तिशाली करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न करती है। बस अब इतना बड़ा संकट नहीं से एक कृषक थोड़ा असुरक्षित महसूस करने लगा था, जो कि नहीं होना चाहिए। इसकी पत्नी रोने लगी थी। एक पहलू जो मशीन पर विश्वास नहीं करता था, उसने कहा। बस जैसे ही रुद्रसेन कालव्याघ्र की लाश को काटने ही वाले थे, तभी अचानक कालव्याघ्र के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकल गई
और रुद्रसेन के मन में प्रवेश कर गई। अगले ही पल रुद्रसेन के मन में हथेली के आकार का सुनहरा काल व्याघ्र प्रकट हो गया। काल व्याघ्र की आत्मा। रुद्रसेन के हाव भाव काफी बदल गए। नहीं, अच्छा नहीं। फायर किलिन की अभिव्यक्ति भी बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि काल व्याघ्र की आत्मा अपनी आखिरी सांस तक लटकी रहेगी। अब जबकि काल व्याघ्र की आत्मा रुद्रसेन के मन में प्रवेश कर चुकी है, तो वह रुद्रसेन की आत्मा को वश में करने की कोशिश कर रहा है। ये परेशानी होने वाला था। फायर किलिन चिंतित था, लेकिन ये रुद्रसेन की मदद नहीं कर सकता था। बब्बा, तुम्हें पकड़ना होगा। फायर किलिन चिंतित था। मुझे लगा कि शो देखने के लिए यहाँ एक छोटी चींटी छिपी हुई है। आपको क्या लगता है कि लड़ाई ने जंगल का इतना हिस्सा क्यों नष्ट कर दिया, लेकिन आपके छिपने की जगह नष्ट नहीं हुई? काल व्याघ्र की आत्मा ने पूछा। रुद्रसेन की आत्मा डर के मारे चिल्लाई, तुमने जानबूझकर ऐसा किया? बव्वा, तुम इस बारे में सोचने के लिए बहुत मूर्ख नहीं हो। मैंने पहले ही स्थिति का अनुमान लगा लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। काल व्याघ्र की आत्मा ने उपहास किया। रुद्रसेन की आत्मा ने उदासीनता से कहा, मूल रूप से मुझे आप जैसे उच्च और शक्तिशाली पशु सम्राट पर थोड़ी दया आई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे गलत व्यक्ति पर दया आ गई। क्या मुझे आप जैसी चींटी पर दया करने की जरूरत है? पशु सम्राट काल व्याघ्र की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी। उनके स्तर के एक अस्तित्व ऐसा अस्तित्व था जो बिना पलक झपकाए मार देता था। उसका दिल स्टील की तरह ठंडा था। मुझे अपने शरीर को जब्त करने दो। काल व्याघ्र की आत्मा ने उपहास किया और रुद्रसेन की आत्मा की ओर आक्रमण किया। उसने अपना मुंह खोला और रुद्रसेन की आत्मा को निगलने की कोशिश की। एक भयानक भक्षण शक्ति बाहर निकल गई। रुद्रसेन के मन में तूफान चल रहा था। एक शक्तिशाली चूषण बल ने रुद्रसेन की आत्मा को घेर लिया। रुद्रसेन की आत्मा अनियंत्रित रूप से काल व्याघ्र की आत्मा की ओर उड़ गई। काल व्याघ्र की आत्मा एक भयानक अस्तित्व था जो येन यांग क्षेत्र से आगे निकल गया था, और रुद्रसेन केवल एक मार्शल मास्टर दायरे का कृषक था। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो काल व्याघ्र की आत्मा के खिलाफ संघर्ष कर सके। रुद्रसेन के हावभाव उदास थे। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आसानी से हार मान लेते। काल व्याघ्र की आत्मा को निगलने के सामने रुद्रसेन ने आर्केन ड्रैगन्स की हाथी कला का प्रसार करना शुरू कर दिया। अत्याचारी प्राचीन ड्रैगन्स की हाथी बल की लहरें प्रसारित होने लगी। प्राचीन ड्रैगन्स की हाथी छाया प्रकट हुई और काल व्याघ्र की आत्मा की ओर बढ़ गई। ये प्राचीन ड्रैगन्स की हाथी, ये किस तरह की कृष्ण तकनीक है? आपने वास्तव में प्राचीन ड्रैगन्स की हाथी को संग्रहित किया है? काल व्याघ्र पशु सम्राट के स्तर का व्यक्ति था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कई चौंकाने वाली बातें जानता था। उसने प्राचीन ड्रैगन्स की हाथी के बारे में अफवाहें भी सुनी थी। वह जानता था कि प्राचीन ड्रैगन्स की हाथी क्या दर्शाता है। जब उसने रुद्रसेन को मड ड्रैगन्स की हाथी छाया को संगठित करते देखा, तब वह अतुलनीय रूप से चौंक गया था। जल्द ही काल व्याघ्र की आत्मा उत्तेजित हो गई। अगर उसने इस बव्वा के शरीर को जब्त कर लिया, तो उसके बारे में सब कुछ उसका होगा। उसका शरीर, यादें, साधना, तकनीक, ये सम्राट तुम्हें खा जाएगा। काल व्याघ्र की आत्मा जल्दी से उत्तेजित हो गई। काल व्याघ्र की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। ये वास्तव में प्राचीन ड्रैगनेस क्यों हाथी छाया के माध्यम से टूट गई। ऐसा नहीं था कि रुद्रसेन की प्राचीन ड्रैगनेस क्यों हाथी कला पर्याप्त मजबूत नहीं थी, लेकिन ये कि रुद्रसेन की साधना अभी भी बहुत कमजोर थी। उनके लिए प्राचीन ड्रैगनेस क्यों हाथी कला की वास्तविक शक्ति का उपयोग करना मुश्किल था। काल व्याघ्र की आत्मा रुद्रसेन की आत्मा के सामने झपट पड़ी और रुद्रसेन की आत्मा को निगलना चाहती थी। हालांकि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर रुद्रसेन के मन में एक प्राचीन आभा उमड़ पड़ी। रुद्रसेन के मन में एक रहस्यमयी और प्राचीन डेविल पर्ल का उदय हुआ। जब रुद्रसेन ने पागलपन से अमर ड्रैगनेस की हाथी कला को प्रसारित किया, तो रहस्यमयी डेविल पर्ल को ऐसा लग रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, और उसने बाहर उड़ने की पहल की। रुद्रसेन के दिमाग में रहस्यमय शैतान मोती तैर गया। उसके बाद रहस्यमय डेविल पर्ल से एक भयानक सक्शन बल निकली। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने फायर किलिन की असीम दिव्य ऊर्जा को निगल लिया था। ऐसा लग रहा था कि ये रहस्यमय डेविल पर्ल सब कुछ निगलने में सक्षम है। असंभव, ये बात कैसे हो सकती है? क्या ये चीज पहले ही नष्ट नहीं हो गई थी? ऐसा लग रहा था कि काल व्याघ्र की आत्मा ने पहचान लिया था कि रहस्यमय डेविल पर्ल क्या है, और डर के मारे चिल्लाने लगी, असंख्य शरीर, तोड़ो, तोड़ना, तोड़ना। काल व्याघ्र की आत्मा दहाड़ने लगी और उसकी आदिम आत्मा तुरंत हजारों आदिम आत्माओं में विभाजित हो गई, भागने की कोशिश कर रही थी। जब तक एक आदिम आत्मा बच जाती है, काल व्याघ्र की आत्मा को पुनर्जन्म लेने का अवसर मिलेगा। हालांकि रहस्यमय दैत्य मोती बहुत भयानक था। काल व्याघ्र की आत्मा से अलग हुई हजारों आदिम आत्माएं सभी को घेर लिया गया और फिर रहस्यमय शैतान मोती ने खा लिया।
नहीं नहीं, मैंने 5700 वर्षों तक दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम किया है। मैं इस तरह मरने को तैयार नहीं हूं। काल व्याघ्र की आत्मा ने अपनी अंतिम रोई छोड़ी। उसके बाद रहस्यमयी दैत्य मोती ने सभी आदिम आत्माओं को खा लिया। एक अद्वितीय पशु सम्राट पूरी तरह से गिर गया था। रुद्रसेन खतरे से बाहर थे। उन्होंने राहत की सांस ली। ये बहुत खतरनाक था और वे काल व्याघ्र की आत्मा के हाथों मर गए थे। सौभाग्य से रहस्यमय दैत्यावर ने महत्वपूर्ण क्षण में अपनी शक्ति दिखाई थी, अन्यथा अगले साल उनकी पुण्यतिथि होती। तुम ठीक हो ना? फायर किलिन ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं। रहस्यमय दैत्यावर ने काल व्याघ्र की आत्मा को निगल लिया। रहस्यमय दैत्यावर सुनकर फायर किलिन डर गया। वो काल व्याघ्र की आत्मा वास्तव में अशुभ थी। अगर वे किसी और के साथ होती तो उनके शरीर पर कब्जा करने में सफल होती, लेकिन उन्हें बस आपसे मिलना था। मैं सिर्फ किस्मत वाला था। रहस्यमय दैत्यावर के बिना मैं काल व्याघ्र की आत्मा के हाथों मर गया होता। रुद्रसेन आनंदित हुआ। जब रुद्रसेन अभी भी खुश थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने रुद्रसेन को बेहद चिंतित कर दिया। काल व्याघ्र का शरीर जलने लगा। जब उन्होंने ये देखा तो रुद्रसेन का मुंह जोर से फड़क गया। पीक विशेषज्ञ मरने से पहले अपनी लाशों को दूसरों द्वारा ले जाने से रोकने के लिए गुप्त तकनीक का उपयोग करेंगे, ताकि उनकी लाशें आत्मविनाश कर सकें। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या पीछे कुछ बचा है। फायर किलिन ने अपनी आंखें से कोड़ ली और कहा, अगर कुछ नहीं बचा है तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई अवसर नहीं है। अवसरों को मजबूर नहीं किया जा सकता। अग्निकिलिन मूल रूप से एक दिव्य जानवर था और इसके जैसे विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव में झांक सकते थे और स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव को जब्त कर सकते थे। बहुत जल्दी काल व्याघ्र की लाश जलकर राख हो गई। हो, वे थे। अचानक रुद्रसेन की आंखें चमक उठी। उसने राख के ढेर में एक काली वस्तु देखी। उसने उसे उठाया और चौंक गया। यही पिच काली हड्डी थी। काले व्याघ्र की प्रेमती हड्डी, फायर किलिन ने कहा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि काले व्याघ्र की प्रेमती हड्डी पीछे छूट जाएगी। उन रन्नों को देखो, वे काले व्याघ्र की प्रेमती हड्डी पर दर्ज काल व्याघ्र की प्रेमती तकनीक है। हूं, काले व्याघ्र की प्रेमती तकनीक। रुद्रसेन चौंक गए। उसने उस गुप्त तकनीक के बारे में सोचा जिसका उपयोग काले व्याघ्र ने 5 विशेषज्ञों और 4 पशु राजाओं को मारने के लिए किया था। यह काले व्याघ्र की प्रेमती तकनीक थी। हमें यहाँ पर बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए। हम जल्दी से यहाँ से निकलकर काल व्याघ्र की प्रेमती हड्डियों का अध्ययन करने के लिए जगह ढूंढते हैं। उन पर काल व्याघ्र की कुछ प्रेमती तकनीकें अंकित होनी चाहिए, फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया, प्रेमती हड्डी को दूर रख दिया और जल्दी से फायर किलिन के साथ चले गए। 3 दिन बाद एक गुफा से रुद्रसेन की हंसी आई। हा हा हा, ये वास्तव में काल व्याघ्र पैरागॉन तकनीक है। बाद की अवधि में रुद्रसेन ने क्यों की प्रेमती तकनीक की कड़वी से खेती की और उनकी प्रगति बहुत अच्छी थी। जब रुद्रसेन उजाड़ जंगल के बाहरी इलाके की तरफ बढ़े तो उन्हें कुछ भाड़े के सैनिकों ने देखा। अरे, क्या ये वही आदमी नहीं है जिसे हमारा स्वर्गीय भेड़िया भाड़े का समूह ढूंढ रहा है? एक भाड़े के सैनिक ने आश्चर्य से कहा। जल्दी से चित्र निकालो, दूसरे भाड़े के सैनिक ने कहा। जल्दी ही इन भाड़े के सैनिकों ने एक चित्र निकाला और देखा कि यह एक सुंदर युवक था। यह रुद्रसेन था। जैसा कि अपेक्षित था, वही है। चलो चलते हैं और युवा कमांडर को सूचित करते हैं। भाड़े के सैनिक जल्दी से चले गए। घड़घड़ाना। एक दिन बाद रुद्रसेन छोटी सी धारा के किनारे आराम कर रहे थे जब उन्होंने अचानक महसूस किया कि जमीन कांप रही है। दूर से हर जगह धूल उड़ रही थी। रुद्रसेन ने थोड़ी भौहें चढ़ा ली। ऐसा लग रहा था कि कई लोग उनकी ओर दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद रुद्रसेन ने एक विशाल दिव्य भेड़िए को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। प्रत्येक दिव्य भेड़िए की पीठ पर एक भाड़े का सैनिक सवार था। स्वर्गीय भेड़ियों पर 20 से अधिक लोग सवार थे। वे जल्दी से दौड़े और रुद्रसेन को घेर लिया। स्वर्गीय भेड़िए भाड़े का समूह। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे इन लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने नेता की ओर देखा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रतन दहिया था, स्वर्गीय भेड़िया मर्सिनरी ग्रुप के युवा कमांडर। वो फारूक दहिया के बड़े भाई थे। जब राक्षस कहर बरपा रहे थे तो हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप ने जानबूझकर छोटे कृषक समूहों को लूटा ताकि उनकी संपत्ति चुरा सके। बाद में उन्होंने रुद्रसेन और अन्य लोगों को निशाना बनाया और उनमें से दर्जनों को रुद्रसेन ने मार डाला। रतन दहिया ने व्यक्तिगत रूप से रुद्रसेन और अन्य लोगों को मारने की कोशिश की, लेकिन वो अंत में असफल रहे। ये पहली बार था जब रुद्रसेन की मुलाकात रतन दहिया से हुई थी। कुछ ही समय बाद रुद्रसेन ने रतन दहिया के नीदरलैंड येलो स्प्रिंग वाटर को चुरा लिया। उनके बीच दुश्मनी बढ़ती गई। रुद्रसेन को उम्मीद नहीं थी कि वे यहां फिर से मिलेंगे। रुद्रसेन, आपको उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे, है ना?
रतन दहिया ने रुद्रसेन पर तंज कसते हुए कहा। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्या तुम यहां मरने के लिए आए हो? बव्वा, तुम तब तक नहीं रोगे जब तक तुम ताबूत नहीं देख लोगे। अब जबकि हमने तुम्हें घेर लिया है, तुम अभी भी बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत करते हो। उसे मार डालो। रतन दहिया ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ युवा कमांडर। तुरंत एक मार्शल विद्वान अपने माउंट से नीचे कूद गया और रुद्रसेन की ओर दौड़ने लगा। रतन दहिया ने रुद्रसेन को मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया था। भले ही वो बहुत से लोगों को नहीं लाया था, लेकिन वे सभी मार्शल विद्वान थे। ये लोग हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के सच्चे अभिजात्य वर्ग थे। रतन दहिया रुद्रसेन को मारने पर अड़े हुए थे। 20 मजबूत किसान थे जो वू की परत को तोड़ गए थे। छोटे बव्वा, मेरी स्वर्गीय भेड़िए मुट्ठी खाओ, भाड़े के सैनिक ने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने रुद्रसेन पर मुक्का फेंका जिससे माहौल हिल गया। बेहोशी एक आकाशीय भेड़िए का सिलुएट हवा में संघनित हो गया। आकाशीय भेड़िया अपने नुकीले दांत निकाल रहा था और रुद्रसेन पर अपने पंजे लहरा रहा था। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने भाड़े के सैनिक के हमले को देखा तो उसने तुरंत प्राचीन ड्रैकनिक हाथी मंत्र का इस्तेमाल किया। एक शक्तिशाली प्राचीन ड्रैकनिक हाथी मंत्र बाहर निकला और भाड़े के सैनिक के हमले से हिंसक रूप से टकराया। कराची कराची। रुद्रसेन के हमले से टकराने पर भाड़े के सैनिक का हाथ टूट गया। रुद्रसेन का हमला उनके सीने पर आ गया था। धामी। वीरभद्र दहिया का चेहरा तुरंत काला पड़ गया जब उसने देखा था कि 2 मजबूत भाड़े के सैनिकों को रुद्रसेन द्वारा मार दिया जा रहा है। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गई थी। रुद्रसेन ने 2 और लोगों की हत्या कर दी थी। वीरभद्र दहिया की इच्छा थी कि वो रुद्रसेन की हड्डियां पीस सकता। रुद्रसेन का खुद हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप पर दया करने का कोई इरादा नहीं था। पहले तो या तो आप मर जाएं या मैं उसकी और हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के बीच रहते। दूसरे हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप सतह पर एक भाड़े का समूह था, लेकिन वे अंधेरे में डाकुओं का एक समूह थे। उन्होंने निर्दोषों को लूटा, मार डाला और मार डाला। वे बेहद घृणित थे। इन लोगों को मारना भी लोगों के लिए अच्छी बात थी। युवा नेता, ये बच्चा थोड़ा अजीब है, भाड़े के सैनिकों में से एक ने कहा। आप किस बात से भयभीत हैं? हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक किशोर से डरते हैं? तुम सब जाओ और इस बच्चे को मार डालो, वीरभद्र ढाइया ने भयावह होकर कहा। हाँ युवा नेता। बाकी लोगों ने आदेश प्राप्त किया और एक एक करके अपने हथियार खींच लिए, जैसे कि वे रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप में 20 से अधिक लोग थे और वे सभी हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के अभिजात वर्ग थे। वे सभी मार्शल मास्टर थे। वज्र देश में इस बल को निश्चित रूप से कम करके नहीं आका जाना था और वीरभद्र ढाइया की ताकत पहले ही 5वें मार्शल मास्टर क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। वे अथाह थे। इसलिए वीरभद्र ढाइया ने यह नहीं सोचा था कि रुद्रसेन कोई परेशानी पैदा कर पाएंगे। इस बार वह रुद्रसेन को मारने के लिए हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के इतने सारे एक्सपर्ट लेकर आया था। वीरभद्र ढाइया ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी कि कुछ भी गलत ना हो। हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के 20 लोगों ने रुद्रसेन को घेर लिया। बच्चे, जाओ और मर जाओ। भाड़े के सैनिक भयावह रूप से हंसे और जल्दी से दौड़ पड़े। उन्होंने अपने हथियार लहराए और रुद्रसेन की ओर टूट पड़े। तुम मौत को डेट कर रहे हो। रुद्रसेन के हाव भाव ठंडे थे। उसने ब्लैक ड्रैगन तलवार अपने हाथ में पकड़ी और भीड़ में घुस गया। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़कर काट दिया। ऐसा लग रहा था मानो रुद्रसेन एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए हों जहां उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। क्लैंग 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 टकराव की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रुद्रसेन और हेवनली वुल्फ भाड़े के सैनिक टकरा गए। रुद्रसेन की ब्लैक ड्रैगन तलवार दिव्य तलवार स्क्रॉल में से 72वीं एक दिव्य तलवार थी। जब ब्लैक ड्रैगन तलवार हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के हथियार से टकराई, उनके हथियार ब्लैक ड्रैगन तलवार की तीक्ष्णता का सामना नहीं कर सके। दिव्य तलवार ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। क्रैक क्रैक। स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों के सभी हथियार टूट गए थे। पफ पफ पफ। उसके बाद फाड़ने की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। एक एक करके स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों को रुद्रसेन ने मार डाला। यद्यपि स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के कोर के कृषक शक्तिशाली थे, लेकिन रुद्रसेन और भी अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा रुद्रसेन के पास ब्लैक ड्रैगन तलवार थी जो दिव्य तलवार मैनुअल में 72वें स्थान पर थी।
इतने शक्तिशाली हथियार को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए हथियार को लुयान पंख या रुद्रसेन को सीधे नियंत्रित करना ही सही था। ये केवल एक तरफा नरसंहार था। कटकटश, कटकटश। लाशों के फटने की आवाज हवा में फैल गई। एक के बाद एक रुद्रसेन ने भाड़े के सैनिकों की हत्या कर दी। ये भाड़े के सैनिक बाहरी दुनिया के सभी प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे, लेकिन अब रुद्रसेन के सामने वे एक भी झटका नहीं झेल पा रहे थे। वे रुद्रसेन के शक्तिशाली आक्रमण को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके। बाबा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। आकाशीय भेड़ियों के भाड़े के समूह के एक मजबूत साधक ने अपने तलवार से रुद्रसेन पर पीछे से हमला किया। रुद्रसेन ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वो जल्दी से मुड़ा और अपनी तलवार से वार कर दिया। कटश। ये तलवार सीधे हेवनली वुल्फ मर्सनरी कॉर्प्स के विशेषज्ञ की छाती में घुस गई। हेवनली वुल्फ मर्सनरी कॉर्प्स के ये विशेषज्ञ अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर गया, पूरी तरह से मर गया। कुछ ही समय बाद हेवनली वुल्फ मर्सनरी कॉर्प्स के केवल 5 या 6 लोग ही जीवित बचे थे। ये दृश्य देखकर वीरभद्र दहिया की आंखें लाल हो गईं। ये लोग हेवनली वुल्फ मर्सनरी कॉर्प्स के सबसे विशिष्ट विशेषज्ञ थे, लेकिन अब उनका नुकसान इतना बड़ा था। स्वर्गीय वुल्फ भाड़े की कोर को बहुत नुकसान हुआ था। छोटे, तुम मौत को डेट कर रहे हो। वीरभद्र दहिया गुस्से से दहाड़ने लगा। अपने हाथ में लोहे का काला भाला पकड़कर वो उछल पड़ा और रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। निडर भगवान भाला तकनीक! वीरभद्र दहिया ने गुस्से से चिल्लाया। वो रुद्रसेन पर अपना भाला फेंकता रहा। प्रत्येक भाला आक्रमण अत्यंत शक्तिशाली था। यह आसानी से सबसे कठोर बेसाल्ट पत्थर को छेद सकता था। एक पंक्ति में 13 भाले आक्रमण। भाले की नोक ने एक विस्मयकारी भाला क्यों भी बनाया। निडर भगवान भाला तकनीक के 13 भाले आक्रमण को लगातार एक साथ रखा गया था। जब 13वां भाला आक्रमण शुरू किया गया था, तो इसकी शक्ति उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां वो तुरंत धातु को चकनाचूर कर सकती थी। ये अत्यधिक अत्याचारी था। वीरभद्र दहिया के क्रूर आक्रमण का सामना करते हुए रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। वीरभद्र दहिया मार्शल मास्टर लेयर की 5वीं आकाशीय परत पर था। उसकी शक्ति 4 मिलियन जिन तक पहुंच गई थी, जो अत्यधिक अत्याचारी थी। 4 अकादमियों की महान प्रतियोगिता के दौरान रुद्रसेन हुआन युएनजान को हराने में सक्षम था, जिसके पास 10 मिलियन जिन की शक्ति थी। लेकिन अब रुद्रसेन की खेती तेजी से आगे बढ़ गई थी और उन्होंने ब्लैक ड्रैगन सोर्ड जैसा दिव्य हथियार प्राप्त कर लिया था। वीरभद्र दहिया जैसे किसान का सामना करना बहुत मुश्किल नहीं था। दिव्य तलवार बिना म्यान के झिलझिलाते सूर्य उगते हैं। रुद्रसेन ने अपनी चाल चली और झिलझिलाते सूर्य तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। उसने अपनी तलवार से वार किया। एक चिलचिलाती धूप धीरे धीरे आकाश में उगाई और एक चमकदार रोशनी ने दुनिया को रोशन कर दिया। आह, मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता। आसपास के भाड़े के सैनिक दर्द से चिल्लाने लगे। चकाचौंध रोशनी से प्रकाशित होने के कारण उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें अंधी हो रही हैं। मेरे साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश करना बेकार है। वीरभद्र दहिया बुरी तरह हंस पड़ा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने हाथ में काले लोहे के भाले को रुद्रसेन की छाती की ओर वार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने रुद्रसेन के बीच हवा में मारे जाने का दृश्य देखा है। बूम! इस समय रुद्रसेन भी चले गए। उन्होंने चिलचिलाती धूप तलवारबाजी प्रदर्शन किया। बिजली के एक बोल्ट की तरह वो अपनी तलवार के साथ एक हो गए और अपनी तलवार से काट दिया। झनझनांत! तलवार और भाला टकरा गए। तलवार की यूं आड़ी तिरछी हो गई और भाला की यूं सभी दिशाओं में निकल गया। आसपास के कई पेड़ों और चट्टानों को तुरंत तलवार की यूं और भाला की यूं द्वारा छेद दिया गया था। सुप्रशिक्षित! इसके बाद एक कर्कश आवाज आई। ये वीरभद्र दहिया के हाथ में भाला था। ब्लैक ड्रैगन तलवार ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई। वीरभद्र दहिया के हाथ में भाला ब्लैक ड्रैगन तलवार को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। अच्छा नहीं। वीरभद्र दहिया का चेहरा काफी बदल गया और वो जल्दी से पीछे हट गया। मर जाओ! रुद्रसेन ने वीरभद्र दहिया को पीछे हटने का मौका नहीं दिया। वो बाहर कूद पड़ा और एक घातक प्रहार से वार किया। कच! तलवार वीरभद्र दहिया की गर्दन में घुस गई। रुद्रसेन ने अपनी तलवार निकाल ली। खून बह निकला। वीरभद्र दहिया की आंखें गुस्से में चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रुद्रसेन के हाथों मर गया। इसके बाद वो जमीन पर गिर गया।
उसका शरीर कई बार हिंसक रूप से हिला और फिर उसकी मृत्यु हो गई। युवा कमांडर मर गया है, भागो, चलती भागो। जब अन्य भाड़े के सैनिकों ने देखा कि रुद्रसेन ने वीरभद्र दहिया का वध किया है, तो वे सभी अपनी बुद्धि से डर गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि वे डर से चिल्लाए और दूर भाग गए। रुद्रसेन के हाव भाव ठंडे थे। उसने जल्दी से उनका पीछा किया और उनमें से एक को अपनी तलवार से मार डाला। जल्द ही हेवनली वुल्स मर्सिनरी ग्रुप के सभी सदस्यों को रुद्रसेन ने मार डाला। रुद्रसेन ने हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के 20 से अधिक विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी। रुद्रसेन ने उनका कीमती सामान छीन लिया और उनके शवों को जला दिया। फिर वो जल्दी से जगह छोड़कर जंगल में गायब हो गया। किंगफिंग टाउन उजाड़ जंगल के करीब था। ये ऐसी जगह थी जहां उजाड़ जंगल में प्रवेश करने वाले कई किसान आराम करते थे। ये बहुत जीवंत था। रुद्रसेन किंगफिंग टाउन पहुंचे। हालांकि किंगफिंग टाउन बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें सब कुछ था। वैश्यालय थे, जुआ घर थे, बार थे, सराय आदि थे। जाओ 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 की आवाज आई। किंगफिंग टाउन के बाहर घोड़ों के सरपट दौड़ने की आवाज सुनी जा सकती थी। फिर शहर में अफरा तफरी मच गई। उसने भाड़े के सैनिकों के एक समूह को जंगल में अपने घोड़ों की सवारी करते हुए देखा। उनका रुकने का कोई इरादा नहीं था। जायंट ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप के युवा मास्टर यहां हैं, जल्दी करो और रास्ते से हट जाओ। कई लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। सड़क पर पैदल चलने वाले लोग आनन फानन में सड़क के किनारे आ गए। छोटे भाई, जल्दी से रास्ते से हट जाओ, उनका रास्ता मत रोको, अन्यथा तुम परिणाम नहीं भुगत पाओगे। एक अधेड़ उम्र के किसान ने रुद्रसेन को सड़क के किनारे खींच लिया। बहुत जल्दी गहरे पीले घोड़ों पर 30 से अधिक लोगों का यह समूह दौड़ा और शहर में प्रवेश किया। चाचा, ये लोग कौन हैं? ये बहुत बेईमान हैं, रुद्रसेन ने पूछा। अधेड़ उम्र के किसान ने कहा, छोटे भाई, तुम यहां नए हो, तुम इन लोगों को नहीं जानते। बता दें, समूह के नेता को जू तियान हाओ कहा जाता है। वो जायंट ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप का युवा मास्टर है। जायंट ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप का नेता जू कांगस्वान एक जनरल है। उन्हें उकसाने की हिम्मत कौन करेगा? क्या ये सिर्फ मौत को दावत देना नहीं है? अच्छा, ऐसा है। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बांधी और अधेड़ उम्र के किसान को धन्यवाद दिया। अधेड़ उम्र के कल्टीवेटर को अलविदा कहने के बाद रुद्रसेन को खाने के लिए एक रेस्टोरेंट मिला। उन्होंने दूसरी मंजिल पर एक सीट चुनी। कुछ ही देर में लोगों का एक समूह आया और तीसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में चला गया। समूह का नेता हितेश था। वो लगभग 20 साल का था और उसकी काली एक जोड़ी लंबी और सक्रिय आंखें थीं, जिससे वो काफी उदास लग रहा था। ये लोग सीधे तीसरी मंजिल पर गए। रुद्रसेन ने इन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भोजन करने के बाद रुद्रसेन ने शहर में एक सराय ढूंढी और एक कमरा बुक किया। उन्होंने कुछ दिनों के लिए शहर में आराम करने की योजना बनाई। पिछले 1 महीने में रुद्रसेन ने उजाड़ जंगल में बहुत सारी जीवन और मृत्यु की लड़ाइयां अनुभव की थीं। वो थोड़ा थका हुआ था और उसे आराम करने की आवश्यकता थी। रुद्रसेन चौथी मंजिल पर रुका। जब उसने खिड़की खोली तो रुद्रसेन ने सड़क के उस पार स्पिरिट पवेलियन नामक एक दुकान देखी। उसने चारों ओर पूछा तो पता चला कि यह ऐसी जगह थी जो सरल स्पिरिट एरे बेचती थी। स्पिरिट एरे। स्पिरिट पवेलियन के मालिक का नाम सौम्या था, जो एक स्पिरिट एरे मास्टर था। रुद्रसेन को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने नहीं सोचा था कि विंडी टाउन जैसे छोटे शहर में एक स्पिरिट एरे मास्टर होगा। रुद्रसेन लिंगजुआन रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां 3 खूबसूरत क्लर्क थे। काउंटर के पीछे सफेद कपड़ों में एक महिला बैठी थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे वो लगभग 17 या 18 साल की हो। उसका चेहरा सुंदर था और उसके सफेद कपड़े उसे एक दिव्य प्राणी की तरह दिखते थे जो नश्वर दुनिया से संबंधित नहीं था। सर, क्या आप एक स्पिरिट एरे खरीदना चाहते हैं? हम पहली और दूसरी कक्षा की आत्मा सरणी आकर्षण बेचते हैं। वे सभी व्यक्तिगत रूप से मिस सौम्या द्वारा तैयार किए गए थे। एक दुकान सहायक ऊपर चला गया और मुस्कुराते हुए कहा, स्पिरिट एरे 4 एक ताबीज पत्थर पर एक स्पिरिट सरणी खींचकर बनाए गए थे। ताबीज पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर था। यह स्पिरिट सरणियों को खींचने का एक माध्यम था। एक बार जब ताबीज सफलतापूर्वक खींचा जाता है तो सभी को अपने ट्रू क्यूई को ताबीज में इंजेक्ट करने की आवश्यकता है और ताबीज पर अंकित गठन को सक्रिय किया जा सकता है। मैं मिस सौम्या से मिलने आया हूं। क्या मैं आपके आगमन की घोषणा करने के लिए परेशान कर सकता हूं? रुद्रसेन ने पूछा। सर, हमारी मिस सौम्या मेहमानों को नहीं देखती, दुकान सहायक ने कहा।
रुद्रसेन ने आगे कहा, आपने अभी कहा कि एक स्पिरिट एरे मास्टर मिस सौम्या से मिलना चाहता है। सर, आप भी एक स्पिरिट एरे मास्टर हैं। ठीक है, मैं जाऊंगा और इसकी रिपोर्ट करूंगा। यह सुनकर कि रुद्रसेन एक स्पिरिट एरे मास्टर थे, दुकान साहब के चेहरे पर तुरंत एक अत्यंत सम्मानपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हो गई। सर्वलोक महाद्वीप में एक स्पिरिट एरे मास्टर सबसे सम्मानित पेशा था। एक स्पिरिट एरे मास्टर किसी भी शक्ति में सम्मानित अतिथि भी था। दुकान सहायक सौम्य के पास आया और इस मामले की सूचना दी। सौम्य ने बाहर देखा और रुद्रसेन को देखा। उसने सिर हिलाया और बाहर चली गई। सौम्या को देर हो गई है, मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। सौम्या सुगंधित हवा के साथ चली और उसकी आवाज कोमल और सुखद थी। उसके निकट संपर्क में होने के कारण रुद्रसेन उसकी सुंदरता से और भी अधिक चकित थे। वो वास्तव में एक परी की तरह थी जो अमर दुनिया से गिर गई थी। मिस सौम्या बहुत विनम्र हैं, मैं रुद्रसेन हूँ। मैं वहां से गुजर रहा था और सुना कि मिस सौम्या भी एक स्पिरिट एरे मास्टर हैं, इसलिए मैंने आने और मिलने की स्वतंत्रता ली। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, सौम्या स्वाभाविक रूप से बहुत खुश है कि ललान भाई मिलने आए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कृपया बात करने के लिए मेरे पीछे लिविंग रूम में चलें। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों लिविंग रूम में आए और एक नौकरानी ने चाय परोसी। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ललान भाई, अपरिचित लग रहे हैं, आप कहाँ से हैं? रुद्रसेन ने कहा, मैं सूर्यपुर शहर से हूँ। सौम्या ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सूर्यपुर शहर में भाई ललान जैसा जीनियस स्पिरिट एरे मास्टर होगा। वास्तव में स्पिरिट एरे स्वामी अत्यंत दुर्लभ थे। 10 शहरों में एक भी स्पिरिट एरे मास्टर नहीं हो सकता था। ग्रीन क्लाउड सिटी जैसे छोटे शहर के लिए स्पिरिट एरे मास्टर होना यह वास्तव में काफी आश्चर्यजनक था। रुद्रसेन ने कहा, मैं भाग्यशाली था कि मैं स्पिरिट एरे मास्टर बन सका। मैं आज किंगफन टाउन में आया था, इसलिए मैं सबसे पहले मिस सौम्या से मिलने आया। मैं कुछ दिनों के लिए किंगफन टाउन में रहूंगा। जब समय आएगा तो मुझे आशा है कि मैं मिस सौम्या के साथ और अधिक संवाद कर सकूंगा। सौम्या प्रसन्नतापूर्वक बोली, स्वाभाविक है, सौम्या इससे अधिक नहीं मांग सकती थी। इस विशाल समुद्र में एक स्पिरिट एरे मास्टर से मिलना वास्तव में आसान नहीं है। रुद्रसेन ने सौम्या को अलविदा कहने के बाद उन्हें रहने के लिए पास की एक सराय मिल गई। बाद की अवधि में रुद्रसेन अक्सर सौम्या के साथ संवाद करते थे और आत्मा सरणियों में उनके अनुभवों पर चर्चा करते थे। रुद्रसेन वर्तमान में येलो रैंक, इनिशियल स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज स्पिरिट एरे मास्टर थे और उन्होंने 12 डायग्राम में महारत हासिल की थी। सौम्या एक येलो रैंक, इनिशियल स्टेज, एडवांस स्टेज स्पिरिट एरे मास्टर थीं और उन्होंने 26 डायग्राम में महारत हासिल की थी। उन दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए वे कई चीज़ों पर संवाद और चर्चा कर सकते थे। स्पिरिट पवेलियन के अंदर रुद्रसेन एक मेज के सामने खड़े थे और एक स्पिरिट एरे बना रहे थे। तावीज़ कागज पर आत्मा के पैटर्न ऐसे दिखाई दिए जैसे कि उनका अपना जीवन हो, जो एक चिलचिलाती ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा हो। यह रेजिंग फ्लेम एरे था। ये एक येलो रैंक, प्रारंभिक चरण, उन्नत चरण आत्मा सरणी थी। इस अवधि के दौरान वह सौम्या के साथ स्पिरिट एरेज के बारे में संवाद कर रहा था। रुद्रसेन ने महसूस किया कि उन्होंने बहुत प्रगति की है, इसलिए उन्होंने एक उच्च पद तक पहुंचने की कोशिश करना शुरू कर दिया। यह बड़ी सरणी 49 स्पिरिट पैटर्न द्वारा बनाई गई थी। रुद्रसेन पूरी तरह से एकाग्र थे। स्पिरिट पैटर्न मुड़ गए और एक साथ जुड़ गए, जिससे एक सुंदर पैटर्न बन गया। अगर कोई ध्यान से देखता है तो यह आग की लपटों के एक समूह की तरह दिखता था जो जलने वाला था। जब अंतिम आत्मा पैटर्न पूरा हो गया तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आत्मा ऊर्जा लगातार एकत्र हुई और आपस में जुड़ी हुई आत्मा पैटर्न द्वारा अवशोषित हो गई। मोड़े हुए स्पिरिट पैटर्न ने गर्मी की लहरों को ऊर्जा की विशेषता दे दी। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो भाई ललन, सफलतापूर्वक एक उन्नत क्षरण स्पिरिट एरे मास्टर बनने के लिए। रुद्रसेन ने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मिस सौम्या की मदद के लिए धन्यवाद, अन्यथा इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक दूसरे की मदद की और एक साथ सुधार किया। सौम्या का स्वभाव सौम्य था। हालांकि वह इतनी कम उम्र में पहले ही एक येलो रैंक, इनिशियल स्टेज और एडवांस स्टेज स्पिरिट एरे मास्टर थी, लेकिन वह बहुत विनम्र और कम महत्वपूर्ण थी। अगली सुबह हवा हल्की थी और सूरज उज्ज्वल था। गर्म धूप नीचे छिड़की। रुद्रसेन और सौम्या एक साथ निर्जन जंगल में प्रविष्ट हो गए। इस बार रुद्रसेन और सौम्या निर्जन जंगल में तावीज पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। तावीज पत्थर विशेष पत्थर थे जो आत्मा सरणियों के वाहक थे। जब एक तावीज कागज पर एक स्पिरिट सरणी खींची जाती थी तो इसकी शक्ति कमजोर और कमजोर होती जाती थी और यह जल्दी ही नष्ट हो जाती थी। यदि तावीज पत्थर पर एक स्पिरिट सरणी खींची जाती है तो इसे संरक्षित किया जा सकता है। तावीज पत्थर को ले जाने और उपयोग करने के लिए भी बहुत सुविधाजनक था।
यदि कोई दुश्मन को मारने के लिए स्पिरिट एरे का उपयोग करना चाहता है तो वे सीधे तावीज़ पत्थर को बाहर निकाल सकते हैं और उसमें अपनी ट्रू की डाल सकते हैं। फिर तावीज़ पत्थर की शक्ति जारी की जाएगी। स्पिरिट पवेलियन के तावीज़ पत्थर सभी व्यक्तिगत रूप से सौम्या द्वारा इकट्ठे किए गए थे। वे दोनों एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे और सौम्या ने कहा, तावीज़ पत्थर ऐसे पत्थर हैं जिनमें आध्यात्मिक की होती है। वे उन जगहों पर दिखाई देने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं जो पूरे वर्ष हवा और सूरज के संपर्क में रहते हैं। वहां देखो। सौम्या ने एक पर्वत की चोटी की ओर इशारा किया और वे दोनों ऊपर चढ़ गए। निश्चित रूप से उन्हें वहां कई तावीज़ पत्थर मिले। इन तावीज़ पत्थरों में एक फीकी ऊर्जा थी जो पूरे वर्ष दुनिया के सार को अवशोषित करके बनाई गई एक विशेष घटना थी। तावीज़ पत्थर भी अलग अलग होने चाहिए, राइट? रुद्रसेन ने पूछा। सौम्या ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। सबसे अच्छे तावीज़ पत्थरों का रंग क्रिस्टल के समान होता है। ये भी तावीज़ पत्थर हैं जिनके लिए स्पिरिट एरे मास्टर्स अपने सपनों में भी तरसते हैं। यदि एक तावीज़ पत्थर पर एक स्पिरिट सरणी खींची जाती है तो स्पिरिट सरणी की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, ऐसा है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में रुद्रसेन और सौम्या ताबीज पत्थरों की तलाश में कई जगहों पर गए और उन्होंने कई ताबीज पत्थर भी एकत्रित किए। हर बार जब वे एक उच्च गुणवत्ता वाला ताबीज पत्थर इकट्ठा करते थे, तो सौम्या एक भोली छोटी लड़की की तरह काम करती थी, जिसे अभी-अभी एक खिलौना मिला था। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक शुद्ध मुस्कान दिखाई देती थी, जो लोगों के दिलों को तेजी से धड़का सकती थी। दोपहर में रुद्रसेन और सौम्या एक पहाड़ी घाटी में प्रवेश कर गए। वहां उन्हें कई उच्च गुणवत्ता वाले ताबीज पत्थर मिले। वे दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने बड़ी मात्रा में ताबीज पत्थर एकत्र किए। घड़घड़ाना। शाम को पहाड़ी घाटी की गहराई से एक धरती को चकनाचूर करने वाली आवाज आई। एक पहाड़ ढह गया और एक खड़ी चट्टान दिखाई दी। चट्टान के ऊपर रुद्रसेन और सौम्या की दृष्टि रेखा में गुफा दिखाई दी। देखो, वहां एक गुफा है। रुद्रसेन ने आश्चर्य से गुफा की ओर इशारा किया। चलो, चलते हैं और देखते हैं, सौम्या ने कहा। ठीक है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और सौम्या के साथ गुफा की ओर चल दिया। जल्द ही वे दोनों चट्टान के सामने आ गए। वे चट्टान के साथ गुफा के सामने एक संकरे मंच पर कूद गए और फिर अंदर देखा। गुफा में घुप अंधेरा था। रुद्रसेन ने मशाल जलाई और सौम्या के साथ गुफा में प्रवेश किया। रास्ता लंबा था और लगभग 4 या 5 मीटर चलने के बाद रुद्रसेन को दोनों तरफ की दीवारों पर कुछ तेल के दीपक मिले। रुद्रसेन ने एक मशाल जलाई और गुफा धीरे धीरे उज्जवल हो गई। ऐसा लगता है कि कोई पहले भी यहां रह चुका है, सौम्या ने कहा। क्या ये एक मजबूत कृषक की गुफा हो सकती है? ये बहुत संभव है, सौम्या ने सिर हिलाया। उन दोनों ने तेजी से बात की। लगभग 100 मीटर चलने के बाद उन्होंने अपने सामने एक विशाल पहाड़ की खोज की। उन दोनों ने पहाड़ में प्रवेश किया और पत्थर के फर्नीचर देखे, जैसे पत्थर की कुर्सियां, पत्थर के मेज और इसी तरह। इसके अलावा एक पत्थर का बिस्तर था, जिस पर एक कंकाल पालथी मार के बैठा हुआ था। ये वास्तव में एक मजबूत कृषक की गुफा है। ऐसा लगता है कि ये वरिष्ठ लंबे समय से मर चुका है। उसकी लाश कंकाल में बदल गई है। अरे, देखो, मेज पर 2 किताबें और गोलियों की 2 बोतलें हैं। रुद्रसेन आश्चर्यचकित था और उसने बिस्तर के बगल में पत्थर की मेज की ओर इशारा किया। ये इस वरिष्ठ द्वारा पीछे छोड़ा गया होगा। सौम्या का सुंदर चेहरा भी खुश नजर आ रहा था। वे दोनों पत्थर की मेज की ओर दौड़ पड़े। लेकिन उस पल सनसनाहट सनसनाहट। दो यहां अभी भी कोई है? एक आश्चर्य की आवाज सुनाई दी। बात करने वाला व्यक्ति एक कुलीन परिवार का युवक था। यह हितेश था। वो जाइंट ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप के युवा मास्टर थे। रुद्रसेन ने उन्हें क्लियरविंड टाउन में एक भयंकर पीले घोड़े की सवारी करते हुए देखा था। वो अहंकारी और निरंकुश था। तो ये मिस सौम्या है। गुफा में 2 लोगों को साफ देखने के बाद हितेश की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने सौम्या की ओर झुलसती निगाहों से देखा। जायंट ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप हमेशा से इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है और सौम्या एक देरी थी। हितेश के लिए सौम्या को जानना सामान्य बात थी। वास्तव में हितेश सिर्फ सौम्या को नहीं जानता था, उसने उसका पीछा भी किया। हालांकि सौम्या ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अगर ये एक साधारण महिला होती तो हितेश ने उस पर खुद को मजबूर कर दिया होता। हालांकि स्पिरिट एरे मास्टर के रूप में सौम्या की पहचान हितेश को डराने के लिए काफी थी। सौम्या ने सिर हिलाया और कहा, यंग मास्टर हितेश, मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी,
ललन भाई और मुझे ही सबसे पहले ये जगह मिली, कृपया चले जाएं। हाँ हाँ हाँ। हितेश अचानक हंस पड़ा। उन्होंने कहा, ये जंगली जंगल है, क्लियरविंड टाउन नहीं। मिस सौम्या की बातों का यहाँ कोई असर नहीं दिख रहा है। अगर मैं मिस सौम्या होती तो मैं जाने की पहल करती। अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दें। हितेश स्पष्ट रूप से गुफा में खजाने पर एकाधिकार करना चाहता था। रुद्रसेन और सौम्या स्वाभाविक रूप से तैयार नहीं थे। ऐसी गुफा को खोलने के लिए सक्षम होने के लिए ये कृचक जीवित रहने के दौरान बेहद शक्तिशाली रहा होगा। जो चीजें पास की गई थीं वे निश्चित रूप से बेहद चौंकाने वाली होंगी। रुद्रसेन और सौम्या ने एक दूसरे की ओर देखा। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में समझ का संकेत दिखा। हमला करो। रुद्रसेन और सौम्या फट पड़े। वे दोनों जल्दी से पत्थर की मेज पर पहुंचे। उनमें से प्रत्येक ने गोलियों की एक बोतल और एक गुप्त किताब ली। फिर वो दोनों बाहर भाग गए। तुम मौत को डेट कर रहे हो। उस बटुके को मार डालो और सौम्या को जिंदा पकड़ लो। मैं उसे मारने जा रहा हूं। हाँ यंग मास्टर। तुरंत ही बाकी लोग रुद्रसेन और सौम्या की ओर दौड़ पड़े। बैंग। इस समय सौम्या ने एक निर्माण ताबीज को बुलाया। ताबीज से एक आश्चर्यजनक ऊर्जा उतराव चढ़ाव प्रसारित किया गया था। वो उतर चढ़ाव दुनिया भर में फैल गया। इससे एक दम घोटू आभा निकलती थी। दहाड़ो। फिर एक धरती को चकनाचूर करने वाली दहाड़ सुनाई दी। एक सफेद बाग संघनित और बनाया गया। सफेद बाग सरणी तावीज। ये एक सफेद बाग था जो येलो ग्रेड, एलिमेंट्री ग्रेड और एडवांस ग्रेड फॉर्मेशन तावीज से संघनित था। व्हाइट टाइगर ने दहाड़ते हुए जाइंट ड्रैगन मर्सेंट्री ग्रुप पर अपने पंजे लहराए। भैंग भैंग भैंग। एक एक करके भाड़े के सैनिकों को उड़ते हुए भेजा गया। व्हाइट टाइगर जेड तावीज अधिक समय तक नहीं टिकेगा, सौम्या ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। सफेद बाग की महान शक्ति का लाभ उठाते हुए वो तेजी से मार्ग में दौड़ा और सौम्या के साथ बाहर आ गया। जल्द ही वे दोनों मार्ग से बाहर निकले और बाहर आ गए। सौम्या, अब जब आपने जाइंट ड्रैगन मर्सनरी ग्रुप को नाराज कर दिया है तो आप फ्रेश ब्रीज टाउन वापस नहीं जा सकते, रुद्रसेन ने कहा। सौम्या ने कहा, फ्रेश ब्रीज टाउन मेरे लिए केवल एक अस्थायी जगह थी। मेरे पास पहले से ही जाने की योजना थी। रुद्रसेन, आपसे मिलकर खुशी हुई। आइए यहां अलग हो जाएं। हम किसी दिन फिर मिलेंगे। रुद्रसेन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सौम्या चली जाएगी, लेकिन सभी अच्छी चीजों का अंत होना चाहिए। उन्हें एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करने की भी तैयारी करनी थी। रुद्रसेन ने कहा, ठीक है, चलो यहां से अलग हो जाते हैं। रुद्रसेन और सौम्या के अलग होने के बाद वे जल्दी से दूर तक उड़ गए। सौम्या दूसरी दिशा में उड़ गई। जल्द ही हितेश और अन्य लोग भी बाहर निकल आए। हितेश गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, उनके पीछे भागो, उन्हें भागने मत दो। यहां तक कि अगर तुम्हें जमीन में 3 फुट खोदना पड़े तो तुम्हें उन्हें पकड़ना होगा। हाँ। जाइंट ड्रैगन मर्सेंट्री ग्रुप के सदस्य फैल गए और रुद्रसेन और सौम्या के ठिकाने की तलाश करने लगे। रुद्रसेन जानते थे कि जाइंट ड्रैगन मर्सेंट्री ग्रुप कितना भयानक था। ये एक मार्शल जनरल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भाड़े का समूह था। इसके अलावा कई उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर भाड़े के सैनिक थे। अगर उन्हें घेर लिया जाए तो ये बेहद खतरनाक होगा। रुद्रसेन आराम करने के लिए एक बड़े पेड़ पर कूदने से पहले 30 ली से अधिक तक दौड़ा। उसने 2 चीजें निकाली। एक गुप्त मैनुअल था, एक गोलियों की बोतल थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।